चलिए अब लेक्चर नंबर मॉम का यानी मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का लेक्चर नंबर 4 ले रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 तक आई होप पढ़ ली होंगी। अब लेक्चर नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द फोर्स इन मेंबर ए बी मेंबर में फोर्स निकालना है। इस ए बी मेंबर में फोर्स निकालना है। अब इसको हम दूसरे मेथड ऑफ ज्वाइंट से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मेथड ऑफ सेक्शन से बहुत ही इजीली निकल जाएगा। और आपको क्वेश्चन देख के पता करना है कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाए ताकि आसानी से सोल्व हो जाए। ठीक है, फिगर आपका कॉम्प्लिकेटेड रहता है, आपको खुद देखना होगा कि कौन सा मेथड लगाएं ताकि उसमें आसानी से फोर्स निकाला जा सके। तो यहाँ से देखने में पता चल रहा है कि 3 मेंबर को कट कर रहे हैं। जैसे आपको बताए थे कि जिस मेंबर में निकालना उसको कट करना बहुत जरूरी होता है, मतलब नहीं कट करेंगे तो फिर कैसे निकलेगा फोर्स। तो जिस मेंबर में फोर्स निकालना है उसको कट करना जरूरी है। सेकेंड चीज क्या होना चाहिए था कि जो दो अनवांटेड मेंबर है वो किसी एक पॉइंट पे मिल रहा हो, है ना, ये भी सुने थे। अच्छा, उसके बाद क्या सुने थे कि जिस पॉइंट पे दो अनवांटेड मेंबर मिल रहा हो वहीं पे अगर मोमेंट निकाल देते हैं, लगा देते हैं, तो डायरेक्टली ए बी मेंबर में फोर्स निकल जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे मेथड ऑफ सेक्शन वैलिड हो रहा है तो चलिए लगा लेते हैं। सेक्शन कट कर दिए। सेक्शन कट एक चीज और, सेक्शन कट करने के लिए क्या था कि सेक्शन कट करने के बाद ये 2 सेपरेट पार्ट में हो जाना चाहिए, 2 अलग अलग पार्ट में सेपरेट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे इसको कट कर लेता, देखिए ऐसा कोई कट कर देता, मान लीजिए इसको ऐसे कट कर दिए यहाँ तक, नहीं, 2 सेक्शन 2 पार्ट में क्या होना चाहिए, वो कट होना चाहिए, 2 पार्ट में सेपरेट हो जाना चाहिए, यानी इसको पूरा काटना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से काटना पड़ेगा। तो काटने के बाद कैसा फिगर बचेगा या देखिए तो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ए पॉइंट है, उसके बाद एक मेंबर इधर गया है, वो कौन सा मेंबर कहलाएगा, ए बी मेंबर कहलाएगा, क्योंकि ए बी मेंबर था। उसके बाद क्या कहलाएगा, यहाँ पे बी है, ए बी मेंबर हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ए डी मेंबर हो गया, एफ ए डी मेंबर हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सी पॉइंट है, तो एफ सी डी मेंबर हो गया। ये आपका 20 किलो न्यूटन नीचे हो गया। ठीक है, चलिए अब मोमेंट D इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ MD इज इक्वल टू 0, यानी हम बोले थे कि जो अनवांटेड दो मेंबर है वो जहां पे मीट कर रहा है उसी के अबाउट हम लोग मोमेंट निकाल देते, तो बहुत ही इजीली जिस मेंबर में निकालना होता है उसका आसानी से फोर्स निकल जाता है। तो समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट D इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमको जिसके अबाउट मोमेंट निकालना होता है तो लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे 20 किलो न्यूटन का लोड है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर है, तो 20 गुना कितना हो गया, 4। अच्छा, यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज को प्लस ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज को क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि ए बी मेंबर जो है, ए बी मेंबर है वो क्लॉकवाइज डी पॉइंट के अबाउट कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। अब 20 कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप अपोजिट भी मान सकते हैं, वैसे तो शुरू में बताए थे कि क्लॉकवाइज को प्लस लीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लीजिएगा, लेकिन आप अपोजिट भी ले सकते हैं। अगर एक क्लॉकवाइज को निगेटिव ले लिए तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा, जैसा कि एग्जांपल में यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम इसको पॉजिटिव ले तो ये निगेटिव हो जाएगा, लेकिन आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए कि कोई भी अजम्पशन मान सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में एक ही अजम्पशन मानना है। ये ऐसा नहीं कि एजा पर ही एक क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, एजा पर ही क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, अगला स्टेप में क्लॉकवाइज को निगेटिव, ऐसा नहीं। एक क्वेश्चन पूरा सोल्व करते टाइम एक ही अजम्पशन लेना है, भले आप जैसा अजम्पशन लीजिए, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लीजिए या क्लॉकवाइज को निगेटिव लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लॉकवाइज को यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को निगेटिव ले लिए, तो एफ ए बी का वैल्यू आ गया, यानी फोर्स इन मेंबर ए बी कितना आ गया, 40 किलो न्यूटन। यही तो निकालना था, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड फिगर कितना आसानी से सोल्व हो गया। सेकेंड आता है फाइंड द फोर्स इन मेंबर ए बी। अब यहाँ फिर से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया, अब इसमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको पता कर लेना है कि ये डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है या इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है, तो इसके लिए डीएस का वैल्यू निकाल लेंगे। उसकी बात पहले छोड़िए, पहले जानते हैं कि कौन सा यहाँ पे मेथड अप्लाई होगा। तो अगर हम मेथड ऑफ सेक्शन में जाते हैं, तो अगर ऐसे सेक्शन कट करते हैं तो ठीक है, जिसमें काटना है वो तो कटेगा, लेकिन देखिएगा 4 मेंबर कट कर रहा है, 4 मेंबर। तो बताए थे कि मेथड ऑफ सेक्शन 4 मेंबर कट करता है, उसके लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि अपने पास 3 ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। इसको अगर ऐसे और कोई तरह से काटना चाहे तो ऐसे भी काट रहे हैं तो 4 मेंबर कट रहा है, और ए बी को और किसी तरह से काटना चाहिए तो कोई बोलेंगे सर ऐसे काट देंगे तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है,
ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं कट कर सकते। इसको या तो ऐसे कट कीजिए या ऐसे कट कीजिए या ऐसे कट कीजिए, ठीक है। मतलब सेपरेट होना चाहिए दो पार्ट में, एक सपोर्ट इधर दूसरा सपोर्ट उधर। तो ऐसा तो 4 मेंबर कट रहा था, यानी मेथड ऑफ सेक्शन तो अप्लाई होने से रहा, मेथड ऑफ सेक्शन अप्लाई होगा नहीं। अब क्या बचा, आप क्या पढ़े हैं, मेथड ऑफ ज्वाइंट पढ़े हैं। तो मेथड ऑफ ज्वाइंट के लिए अगर हम ए ज्वाइंट पर मेथड ऑफ ज्वाइंट लगाएंगे तो 3 मेंबर है जो अननोन फोर्स है। हम क्या जाने हैं कि 3 अननोन मेंबर में अननोन फोर्स रहेगा, तब हम मेथड ऑफ ज्वाइंट नहीं लगा सकते, है ना। हमको अगर 2 अननोन है तब भी मेथड ऑफ ज्वाइंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 मेंबर है, तो सबसे पहले अगर हम किसी तरह से इस मेंबर में फोर्स निकाल ले तो ये तो नॉन हो जाएगा, तब बचेगा कौन, ए वाला मेंबर और फिर ए वाला मेंबर। तो यहाँ पे मेथड ऑफ ज्वाइंट लगा देंगे, ठीक है। चलिए तो पहले चेक कर लीजिएगा डिटर्मिनेंट है कि नहीं। तो इसके लिए m-2j प्लस r मेंबर गिन लीजिएगा, ज्वाइंट गिन लीजिएगा, रिएक्शन तो 3, तो ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट है, मतलब मेंबर ए बी में पॉसिबल है फोर्स निकालना। अब पॉसिबल है स्ट्रक्चर एंड लोडिंग बोथ आर सिमेट्रिकल, तो एफ सी ए और सी डी, सी ए कौन सा है सी डी कौन सा है, यहाँ पे तो नेम भी नहीं किए थे, एक सेकेंड। यहाँ पे ये सी ए है सी, ठीक है, ये है आपका सी एफ ए सी, और ये आपका हो गया सी डी, ए एफ ए सी है, ठीक है। तो एफ ए सी हो गया, और नेमिंग करना पड़ेगा इसको, पहले नेमिंग कर देते हैं, बस 2 ही नेमिंग कर देते हैं, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा, ज्यादा की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे हम एक बार फोर्स ऑफ रेजुलेशन लगा लेंगे। यहाँ पे क्या है, एफ ए सी हो गया, एफ सी डी हो गया, और नीचे कितना डाउनवर्ड में 20 किलो न्यूटन है, ठीक है। तो वैसे नेमिंग कुछ भी करना चाहते हैं आप करके कर सकते हैं, नेमिंग के लिए परेशान नहीं होना है कि क्या क्या हो, आप अपने मन से यहाँ पे के लिखा हुआ तो के लिख देते हैं, नेमिंग जो भी मन है, या सीरियल नंबर से पहले आप नेमिंग कर लीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच जैसे भी करना हो कर लीजिएगा, ठीक है। हम सबसे पहले आप कंसेप्ट सीखिए कि यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, जो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा, एक मेंबर हो गया, दूसरा मेंबर हो गया, ये तीसरा मेंबर हो गया, 30 डिग्री पर 30 डिग्री पे। तो यहाँ पे हम क्या लगा लेते, फोर्स ऑफ रेजुलेशन निकालते थे ना, एफ सी डी, इधर क्या है एफ सी ए, ये 30 डिग्री 30 डिग्री, ये कितना है 20 है, तो इसका कंपोनेंट गिरेगा, यहाँ पे क्या गिरेगा, एफ सी डी कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री, और एक कंपोनेंट इस पे गिरेगा जो क्या होगा, एफ सी डी साइन 30 डिग्री। एफ सी ए क्या हो गया, एफ सी ए क्या हो गया, साइन 30 डिग्री, और इस पे कितना हो जाएगा, एफ सी ए कॉस 30 डिग्री, ठीक है। अब इसका निकाल लीजिए समेशन ऑफ एफ बाई, अच्छा सी ए सी डी क्या है, बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि सिमेट्रिकल सेक्शन है ना, लोडिंग भी सिमेट्रिकल और सेक्शन भी, यानी यहाँ के इधर आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया, यानी जितना ए बी ए सी में फोर्स होगा उतना सी डी में फोर्स होगा। किसके कारण हुआ, सिमेट्रिक के कारण हुआ, ठीक है। सिमेट्रिकल सेक्शन होने के कारण ए सी डी में जितना फोर्स होगा उतना ए सी में फोर्स होगा, ठीक है। ये आपका सी है, यहाँ पे सी है, जितना ए सी में फोर्स होगा उतना सी डी में फोर्स होगा, क्लियर। चलिए तो यहां से हम लिख सकते हैं कि स्ट्रक्चर एंड लोडिंग बोथ आर सिमेट्रिकल, इसलिए एक फोर्स इन मेंबर सी ए और फोर्स इन मेंबर सी डी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। समेशन ऑफ एफ बाई का फॉर्मूला लगा लेते हैं। 20 वर्टिकल में कौन कौन सा फोर्स है, तो नीचे जा रहा है 20, नीचे जा रहा है तो प्लस लिखे, तो ऊपर जा रहा होगा तो माइनस, कितना एफ सी ए साइन 30 डिग्री और माइनस एफ सी डी कितना साइन 30 डिग्री इजकल टू 0। तो 20 माइनस, अच्छा सी ए सी डी बराबर है, तो सी डी की जगह सी ए लिख सकते हैं, तो सी ए 2 सी ए, ठीक है, यानी 2 इंटू फोर्स इन मेंबर सी ए साइन 30 डिग्री इजकल टू 0, ठीक है। क्यों बराबर यहाँ पे सी ए लिख दिए 2 सी ए, क्योंकि एफ सी ए और एफ सी डी दोनों इक्वल था, ठीक है। तो एफ सी ए का वैल्यू आ गया 20 किलो न्यूटन, तो जितना एफ सी ए का वैल्यू उतना एफ सी डी का वैल्यू। अब लगा ले, जब हमको एफ सी ए का वैल्यू आ गया, यही तो सी है यही तो ये है, तो इसका वैल्यू आ गया, कितना आया, कितना इसका वैल्यू आया, एक सेकेंड, 20 किलो न्यूटन आ गया। तो देखिए इसका वैल्यू आ गया 20 किलो न्यूटन, ठीक है। तो 20 किलो न्यूटन, तो ये तो नॉन हो गया, अब ए अननोन बचा, तो यानी मेथड ऑफ ज्वाइंट लगा देते हैं पॉइंट ए पे। तो मेथड ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम है ज्वाइंट ए, तो इसमें कौन कौन सा फोर्स है, एफ ए बी है, नीचे एफ ए के है, एन एफ सी ए है। एफ ए बी 30 डिग्री पे इंक्लाइंड था, एफ सी भी 30 डिग्री पे इंक्लाइंड था। कंपोनेंट ले लीजिएगा, उसके बाद समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। तो हॉरिजेंटल वाला निकालने से ही ए बी का वैल्यू निकल जाएगा, वर्टिकल निकालने की जरूरत भी नहीं है। तो एफ ए बी इधर तो है नहीं कोई फोर्स,
तो इधर एफ ए बी कॉस 30 डिग्री प्लस दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, तो एफ सी ए कॉस 30 डिग्री इजकल टू 0। तो एफ ए बी अंडर रूट कॉस 30 का मान अंडर रूट 3/2 20 इंटू अंडर रूट 3/2 इजकल टू 0, यानी प्लस उधर जाके माइनस अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, एफ ई में निकल गया। माइनस मतलब डायरेक्शन हम लोग अपोजिट ले लिए हैं, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि आपका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्ट रूल। आते हैं डायरेक्ट रूल क्या है, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा स्टेटमेंट पहले भी आपको बता चुके। रूल नंबर 1 क्या बताता है, इफ एट ए ज्वाइंट 3 मेंबर और कॉम्बिनेशन ऑफ ए मेंबर एंड एक्सटर्नल फोर्स मीट कनेक्टेड आउट ऑफ 3, 2 आर कोलिनियर एंड थर्ड वन इज नॉन कोलिनियर, then both the collinear member will be carry equal force and non collinear member will be carry 0 force। बोल रहा है कि दो फोर्स अगर कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे हो, दो फोर्स F1 और F2, और तीसरा नॉन कोलिनियर हो मतलब कोई दूसरा फोर्स हो, तो उस केस में ये वाला फोर्स दोनों इक्वल होगा, ये फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ये स्टेटमेंट आपको पहले भी क्वेश्चन बनाते टाइम आपको बताए थे। तो चलिए यहां से सीखते हैं हम लोग कि ये कैसे हुआ, जो सीखते हैं। यहाँ पे थीटा डिग्री की इनक्लाइंड है, तो ये क्या होगा, F3 साइन थीटा, और इस पे गिरेगा तो क्या होगा, F3 कॉस थीटा होगा, F3 कॉस थीटा इनक्लाइंड होगा ना इस तरह से। अब क्या करना है, समेशन एफ वाई इजकल टू 0। वर्टिकल में कौन कौन फोर्स है, तो खाली F3 साइन थीटा है, नीचे कोई नहीं है, तो F3 साइन थीटा इजकल टू 0, यानी F3 इजकल टू 0। समेशन ऑफ Fx की बात करते हैं, समेशन Fx इजकल टू 0, तो ये क्या है, F1 है, इधर जा रहा है, तो अगर प्लस ले रहे हैं तो इधर जा रहा है तो माइनस, प्लस F3 भी इसी डायरेक्शन में था, तो इसको भी क्या लेंगे, प्लस लेंगे, F3 cos थीटा इजकल टू 0। तो F3 का तो वैल्यू 0 आला है, तो F3 का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पूरा 0, यानी F1 माइनस F2 इजकल टू 0, F1 इजकल टू F2। तब प्रूफ हो गया जो स्टेटमेंट हम उस टाइम से बोल रहे थे कि जब दो कोलिनियर हो तीसरा नॉन कोलिनियर हो, तो कोलिनियर वाला क्या होता है, इक्वल होता है, और नॉन कोलिनियर क्या होता है, 0 होता है। यानी F1 हो गया, F2 हो गया, तो ये फोर्स इक्वल होगा, लेकिन ये फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट रूल बताता है। अब कितना भी बड़ा आपसे क्वेश्चन पूछ दे, जैसे ऐसा क्वेश्चन है, तो बताइए इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर हैविंग 0 फोर्स। इसमें बताइए कि 0 फोर्स कौन कौन है। तो यहां देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कोलिनियर है, स्ट्रेट लाइन मतलब कोलिनियर है, और तीसरा नॉन कोलिनियर है, तो ये दोनों बराबर होगा, और ये वाला जो है ये मेंबर क्या होगा, 0 होगा, ये वाला मेंबर क्या होगा, 0। जब ये 0 हो गया, अच्छा एक स्ट्रेट लाइन पे एक ही मेंबर होना चाहिए, ठीक है, एक ही मेंबर होना चाहिए, दो मेंबर रहेगा तो फिर 0 नहीं होगा। अब देखिए ये तो 0 हो गया, तो ये तो खत्म मेंबर हो गया। अब एक स्ट्रेट लाइन है, एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों फोर्स क्या होगा, बराबर, तीसरा जो है क्या हो जाएगा, 0। ये पहले से 0 हो चुका है, तब हम समझे कि 0 है, अब एक ही फोर्स बचा है, तो ये कोलिनियर हो गया, यहाँ पे एक कोलिनियर हो गया है ना, ये कोलिनियर हो गया, तो ये दोनों फोर्स 0 इक्वल हो जाएगा, और तीसरा जो नॉन कोलिनियर है वो 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे CD और DA ये दोनों मेंबर क्या है, 0 फोर्स है। ठीक है, अब आते इफ एट ए ज्वाइंट 2 मेंबर मीट बोथ द नॉन कोलिनियर देन बोथ मेंबर विल बी कैरी 0 फोर्स। अगर दो नॉन कोलिनियर कोई इस तरह से फोर्स मिल रहा है, नॉन कोलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन ना होगा, ठीक है, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, है ना। तो कैसे होगा जो देख लेते, F2 है, थीटा का साथ मान लीजिए इंक्लाइंड है, तो F1 पे आएगा F2 किसके साथ, cos थीटा के साथ, इस पे जाएगा F2 sin थीटा के साथ। तो ये कंपोनेंट बनाएंगे, तो वर्टिकल में कौन सा फोर्स है, सिर्फ F2 sin थीटा है, यानी F2 sin थीटा इजकल टू 0, तो F2 का वैल्यू 0। अब आते हैं समेशन ऑफ Fx इजकल टू 0, F1 उसी डायरेक्शन में, F2 उसी डायरेक्शन में, तो F1 प्लस F2 cos थीटा इजकल टू 0। F2 का वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो F1 का भी वैल्यू 0। यानी अब से कोई दो मेंबर इस तरह से मिले, कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये दोनों इस तरह से होना चाहिए, तो ये भी 0, ये भी 0। एग्जाम्पल में दिखा देते, जैसे ये वाला है तो ये दोनों 0, ये भी 0, ये 0, ये भी 0। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पे बताइए कितना मेंबर 0 होगा। तो ये फिगर देख रहे होंगे, इसमें देख रहे होंगे, तो देखिए ये है ना दो कोलिनियर, तो ये 0, ये 0। जब ये दोनों 0 हो गया, ये दोनों 0, तो ये तो खत्म हो गया, ये मेंबर ये तो खत्म हो गया। अब बताइए फिर ये दो नॉन कोलिनियर हो गया, तो ये 0, ये 0।
अब ए भी मेंबर खत्म हो गया तो A0 क्योंकि अब जब देखिए मेंबर जीरो का मतलब क्या, वो मेंबर को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो कंसीडर नहीं करेंगे तो अब कैसा बचेगा ये, अब ये बचेगा ऐसा है ना, ऐसा बचेगा, तो ऐसा बचेगा तो A0 क्योंकि ये भी क्या है, नॉन कोलिनियर, दो फोर्स मिल रहा है, ठीक है। तो कई को जीरो हो गया, समझ गए एक कैसे जीरो हुआ, पहले तो ये जीरो हो गया, A0 है ना, ये जीरो तो मतलब ये फोर्स खत्म, अब क्या हो E0 ये फोर्स खत्म, अब ये फिर जीरो ये जीरो। अब तीसरा कंडीशन क्या, मतलब जो आप पीछे कंडीशन पढ़े थे कि एक स्ट्रेट लाइन हो मतलब कोलिनियर हो, तीसरा नॉन कोलिनियर, तो वो क्या होता है, ये भी जीरो हो गया, यहाँ थे तो E0 फिर ई दोनों ई ऐसे कोना बनल है तो ये दोनों जीरो, फिर ये जीरो, गिन लीजिए कितना मेंबर जीरो हुआ, तो 13 हुआ, ठीक है। तो ये सब हो गया डायरेक्ट रूल। If a member of truss supported by hinge support at both end, then the force that member will be 0. अगर एक ट्रस है और दो हिंज से क्या है, बोथ हिंज इसका क्या है, हिंज है, तो वहां जो मेंबर होगा वो क्या होगा, उस मेंबर में फोर्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो दो मेंबर से कनेक्टेड है, दो हिंज पॉइंट हो और एक मेंबर कनेक्टेड हो, तो वो मेंबर क्या होगा, 0 होगा। फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर हैविंग 0 फोर्स, इसमें कौन 0 फोर्स होगा, तो ये तो हिंज पॉइंट है, ये भी 0 हो गया, अब 0 हो गया। अब इधर से आइए, ये दो को कोलिनियर था तो E0 हो गया, तो यहाँ कोलिनियर है तो ये दोनों फोर्स बराबर, ये तीसरा 0, ये जब 0 हो गया तो अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बचा तो ये 0 हो गया, अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बचा तो ये 0 हो गया, फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बचा तो ये 0 हो गया, फिर ये स्ट्रेट लाइन हुआ तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 7 मेंबर 0 है, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे 0 नहीं होगा, कोई सोच रहे होंगे सर ये दोनों मेंबर तो 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक लोड लग रहा है, कब 0 होगा, जब दो मेंबर रहेगा तब। यहाँ भी 0 हो सकता था, यहाँ भी 0 हो सकता था, कब, जब ये लोड नहीं रहता P तब, ठीक है। तो लोड तो P पहले से है तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों 0 नहीं होगा, क्लियर। चलिए रूल नंबर 4, इफ द स्ट्रक्चर एंड लोडिंग बोथ आर सिमेट्रिकल अबाउट मिडल पैनल देन द फोर्स इन डायगोनल मेंबर मिडल पैनल विल बी 0। दो गो अगर आपका लोडिंग बोथ आर सिमेट्रिकल है तो मिडल पैनल में जो डायगोनल फोर्स होगा, डायगोनल मेंबर में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। रूल नंबर 5 आते हैं कि इफ एट ए ज्वाइंट 4 मेंबर, एक ज्वाइंट पे 4 मेंबर हो और दो आपस में कोलिनियर हो तो प्रत्येक अपना सेम होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि F1 F2 एक मेंबर हो गया, ठीक है, मतलब F1 मेंबर हो गया, F2 मेंबर हो गया, F3 मेंबर हो गया, F4 मेंबर हो गया, तो F3 F4 कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे, F2 F1 एक ही लाइन में, तो इसका मतलब F1 F2 इक्वल होगा और F3 F4 इक्वल होगा। उसी तरह से क्रॉस भी किया रहे तो लेकिन कोलिनियर तो है ना, F1 F2 आपस में क्या है, कोलिनियर, F3 F4 आपस में क्या है, कोलिनियर, तो F1 F2 इक्वल, F3 F4 इक्वल, क्लियर। चलिए अब आएंगे हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ, इसी में खत्म कर देते हैं क्योंकि ज्यादा चैप्टर तो होगा नहीं, इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। चलिए इसी में कर देते हैं इसको भी। और इसका मतलब देखिए स्टेबिलिटी ऑफ डैम, रिटेनिंग वॉल एंड चिमनी, इसको पूरा एनालिसिस करना है, ठीक है, अच्छे से इसको डिस्कस करना है। तो अभी आपको अगर हम मान लीजिए ऐसी डायरेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ डैम का इक्वेशन लगाकर आपको सोल्व करना स्टार्ट करवा देते तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आता। तो पहले तो अगर ऐसे कभी तो नहीं पढ़े होंगे कि डैम क्या है, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, क्या पर्पस है, अभी इसीलिए हम स्टार्ट 0 टू हीरो कर रहे हैं, मतलब आपको शुरू से लास्ट तक बताएंगे कि क्या डैम क्या है, उसका पर्पस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ डैम, रिटेनिंग वॉल एंड चिमनी, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज ए डैम, डैम क्या है, तो रिवर है, मान लीजिए एक रिवर है, उसके क्रॉस एक बैरियर लगा देते हैं जहां पे वाटर को क्या करते हैं हम स्टोर करते हैं, ठीक है, जरूरत पड़ने पे इसको पानी को फिर रिलीज करते हैं। इससे क्या होता है, अगर जोरदार रेनफॉल हो रहा है तो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए हम वाटर को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, सुखाड़ जब होता है तो पानी तो आपके पास स्टोर है, फिर इसको आप रिलीज कर सकते हैं, इरिगेशन पर्पज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी सीधे सीधे बोले कि डैम में क्या है, तो वाटर स्टोरेज मेंबर है, डैम क्या है, तो वाटर स्टोरेज मेंबर है। तो व्हाट इज डैम,
तो ये डैम इज ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ऑफ ए इम्प्रीवियस मटेरियल, मतलब क्ले का, स्टोन का, वुडन का, स्टील का, जिसका भी बना रहे, बिल्ट अक्रॉस ए रिवर, एक रिवर के अक्रॉस और स्ट्रीम टू क्रिएट ए रिजर्वायर इन इट्स अप स्ट्रीम साइड फॉर स्टोरिंग वाटर। ठीक है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है कि जिधर से पानी बह रहा है, ये मान लीजिए यहाँ पे बैरियर लगा दिए, तो इधर जिधर से पानी आ रहा है ये अप स्ट्रीम हो गया, इधर क्या हो गया डाउन स्ट्रीम हो गया, इधर अप स्ट्रीम इधर डाउन स्ट्रीम। तो ही पानी को यानी मेनली सीधा सीधे बोले तो डैम एक का स्टोरेज मेंबर है, वाटर स्टोरेज मेंबर है। ठीक है, जो रिवर के क्रॉस लगाकर हम पानी को स्टोर करते हैं, अलग अलग पर्पसेस होते हैं। ये आपका डैम का क्रॉस सेक्शन देख रहा है। ठीक है, इधर अप स्ट्रीम है, इधर से पानी आएगा, ये डाउन स्ट्रीम है, ऐसा देखे होंगे पुल वगैरह एक तरह से देखोगे इस तरह से, इससे पानी जरूरत पड़ता है तो पानी को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। ये आप मोबाइल पे गूगल सर्च करके देख लीजिएगा कैसा डैम होता है, यूट्यूब में थोड़ा सा देख लीजिएगा तो समझ में आएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन से आपको समझ में नहीं आने वाला कि देखने में लग रहा है कैसा रहेगा। एक बार आप सर्च कर लीजिएगा डैम कैसा होता है, अगर देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे तो सर्च कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, इन अदर वर्ड बोल लें, अगर हम दूसरे शब्द में इसको परिभाषित करना चाहें तो ये डैम इज ए स्ट्रक्चर बिल्ट अक्रॉस ए रिवर और स्ट्रीम टू ए होल्ड बैक वाटर। पीपल हैव यूज डिफरेंट मटेरियल टू बिल्ड डैम। डैम बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल का यूज किया जाता है। डैम क्या होता है, तो हम वाटर को स्टोर करते हैं। ठीक है, over the centuries ancient dam builder used natural materials such as rock, clay. Modern day dam builder often use concrete. ठीक है, आज के दिन में कंक्रीट का डैम बनाया जा रहा है। पर्पस और डैम इरिगेशन पर्पस से, खेती बाड़ी में सिंचाई के लिए हम पानी को यहाँ से सप्लाई कर सकते हैं। वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट करके हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं पीने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, फ्लड कंट्रोल, नेविगेशन, फिशिंग एंड क्या रिक्रिएशन। ठीक है, तो ये सब पर्पसेस है किसका, डैम का। इसी को आप बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं अगर लिखना आ जाए। वैसे तो यहाँ पे खाली आपका सिलेबस में मेंशन था स्टेबिलिटी ऑफ डैम, रिटेनिंग वॉल एंड चिमनी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसका बेसिक बता दे रहे हैं। ठीक है, अगर आए तो लिख भी दीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ डैम की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ डैम में समझिएगा किस किस मतलब क्या क्या यहाँ पे नेमिंग रहता है, क्या क्या यहाँ पे टर्म समझना है। देखिए अब पूरा क्लियर दिख रहा होगा। स्ट्रक्चर ऑफ डैम में सबसे पहले ऊपर की बात करें तो सबसे टॉप लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। जहां पे हम रोड बना देते हैं, एक तरफ से दूसरे तरफ जाने आने का एक माध्यम हो जाता है, वो क्रेस्ट पे ही होता है। यानी सबसे अपर पार्ट जो होता है क्रेस्ट होता है। पैरापेट क्या होता है, रोड के दोनों तरफ घेर देते, जैसे छत पे चारों तरफ बाल लगा देते ना, दीवार लगा देते एक पतला सा, ताकि कोई उधर गिरे ना, सेफ्टी पर्पस के लिए। उसी तरह से पैरापेट बॉल ऊपर हो जाता है। एक बार डैम देखने के बाद इसको देखिएगा। ठीक है, यूट्यूब में 3D में देख लीजिएगा डैम कैसा होता है, उसके बाद देखिएगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि हाँ कैसा। ऐसे क्रॉस सेक्शन देखने पे नहीं पता, ऐसे लग रहा होगा कि ऐसे ही रहता है। ये नहीं, ये कैसे दिख रहा है बताएं, ये ऐसे दिख रहा है, रोड ऐसे जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे रहेगा गेट। देख लीजिए पहले ऐसे, मतलब कैसे हम 2D में दिखा सकते हैं। 3D में पहले यूट्यूब पे देख लीजिए, गूगल पे देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको। पैरापेट बॉल हो गया, क्रेस्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम फ्री बोर्ड क्या होता है, आप कोई एग्जांपल देते हैं। कोई ब्रिज से पार किए हैं, ब्रिज और फ्लाईओवर में अंतर होता है। फ्लाईओवर रोड के ऊपर पुल बनाया जाता है, ब्रिज जो होता है नदी के ऊपर पुल बनाया जाता है। तब मान लीजिए नदी के ऊपर पुल है, अब वाटर लेवल इतना है ना, वाटर मतलब इतना है, ये पुल हो गया आपका, ये पुल हो गया, ये वाटर हो गया। वाटर को हम दूसरा कलर से दिखाते हैं। आप डिजाइन किए कि वाटर मैक्सिमम कहां तक आएगा, मैक्सिमम आएगा यहाँ तक वाटर रहेगा। ठीक है, तो ये जो जगह है इसको डिजाइन किए कि नाव आर पार हो सके। ठीक है, नदी में नाव चलेगा ना, तो ये एक तरफ से दूसरे तरफ आ जा सके, तो वो जो डिस्टेंस रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री बोर्ड बोलते हैं। तो ये नॉर्मल वाटर लेवल हो गया, ये मैक्सिमम वाटर लेवल हो गया। अब ये दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होगा, फ्री बोर्ड होगा। ठीक है, अब आते ये इधर से जिधर से पानी आता है उसको अप स्ट्रीम बोलते हैं, और जिधर जाता है उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। स्पिलवे क्या होता है, तो अगर एक्सेस पानी हो जाए तो उसको निकालने के लिए स्पिलवे दिया जाता है। ठीक है, अगर स्टोरेज किए वाटर स्टोर कर रहे हैं तो हाँ बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो रहा है, तो हमको ज्यादा अगर प्रेशर होगा तो डैम ही फेल कर जाएगा। डैम फेल कर जाएगा तो उसके आसपास के एरिया क्या हो जाएगा, बाढ़ से ग्रसित हो जाएगा।
तो इसलिए स्पिलवे दिया जाता है ताकि हम पानी अगर एक्सेस हो जाए तो उसको रिलीज कर पाए। स्लिस बे क्या है, अगर इसमें पानी में सिल्ट जामा हो जाए, एक्सेस सिल्ट जामा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। गैलरी है, यहाँ पे एक गैलरी दिया जाता है इंस्पेक्शन पर्पज से, ठीक है, गैलरी दिया जाता है। इस पॉइंट को टू बोलते हैं, इस पॉइंट को हिल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफाइन भी कर दिया कि क्रेस्ट क्या है, द टॉप पोर्शन ऑफ द डैम है, यूज फॉर द रोडवे। पैरापेट क्या है, सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, फ्री बोट, बोट आर पार करने की जगह। गैलरी क्या है, इंस्पेक्शन पर्पज से। स्पिलवे क्या है, एक्सेस वाटर को पास अप स्ट्रीम साइड टू डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम किधर होता है, जिधर पानी स्टोर होता है, तो उधर से हम पानी को बाहर करने के लिए। स्लिस बे क्या है, एक्सेस सिल्ट को रिमूव करने के लिए अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम तरफ उसको क्या करते हैं, रिमूव करवा देते हैं। टाइप्स ऑफ डैम की बात करें तो आपका यूजेज पर्पज से कितने प्रकार के डैम है, हाइड्रोलिक डिजाइन के पर्पज से कितने डैम है, मटेरियल के पर्पज से कितना डैम है, ठीक है। तो ये सब चीज बहुत ही कॉमन है, आप दूसरे सब्जेक्ट में भी पढ़ सकते हैं, मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको ऐसा ना लगे कि हम पीछे नहीं पढ़े तो आगे स्टेबिलिटी ऑफ डैम समझ में आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा बेसिक बता दिए। तो यूजेज के हिसाब से स्टोरेज डैम, उसमें हम पानी स्टोर करते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। डाइवर्जन डैम और डिस्टेंशन डैम, ठीक है, डिस्टॉर्शन डैम। उसके बाद डिटेंशन डैम। उसके बाद आते हैं अगर हम हाइड्रोलिक डिजाइन से करें तो ओवरफ्लो डैम और नन ओवरफ्लो डैम। मटेरियल के हिसाब से तो रिजिड डैम, रिजिड मटेरियल और नॉन रिजिड मटेरियल। अगर रिजिड मटेरियल में भी अलग अलग आता है, ग्रेविटी डैम, बट्रेस डैम, आर्क डैम, स्टील डैम, टिम्बर डैम। नॉन रिजिड की बात करें तो अर्थ डैम, रॉकफिल डैम, ठीक है। तो ये प्रकार हो गया, टाइप्स हो गया, अलग अलग यूजेज के हिसाब से हो गया, हाइड्रोलिक डिजाइन के हिसाब से हो गया, मटेरियल के हिसाब से डैम का क्लासिफिकेशन हो गया, टाइप्स हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, बाकी स्टेबिलिटी ऑफ डैम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। और कुछ अगर बेसिक बचा होगा तो उसको भी क्लियर कर देंगे।